पहले हथियार डाले, अब टैरिफ वापस। पीएम मोदी ने नए दोस्तों को ट्रंप की सनक से बचा लिया क्या? सब मोदी के साथ ट्रंप के मेगा शो में भिखारी पाकिस्तान मुनीर की दोस्ती ने ट्रंप को लुटवा दिया है क्या? और पीएम मोदी की फिर तारीफ, जल्द बड़ी डील का ऐलान। सनकी ट्रंप के होश ठिकाने आने लगे हैं या अभी खेल बचा है? सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। हमने कल ही पाठशाला में आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी के नए भारत ने ऐसा गेम सेट किया है कि दुनिया ने अब ट्रंप की धमकियों का लोड लेना छोड़ दिया है। भारत की ताकत आप देखिए कि पूरी दुनिया को हड़काते ट्रंप अब धमकियां देने भूल गए। आज की डेट में ट्रंप यू टर्न मार रहे हैं भाई, अपनी ही बातों से पलट जा रहे हैं। और ये सब 24 घंटे में कैसे हो गया? ट्रंप के तेवर कैसे नरम पड़ने लगे हैं? ट्रंप ने कौन कौन से यू टर्न मार दिए हैं जिनकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, आज आपको बताऊंगा। लेकिन यह भी देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने भारत को इतना मजबूत बना दिया है कि दुनिया अब इसी मजबूत भारत की पावर से लैस होकर ट्रंप की जो धमकियां हैं उनका जवाब दे रही है, उनको टक्कर दे रही है। कल तक 27 देशों वाला यूरोपीय यूनियन भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील को लेकर उत्साहित था। अब खबर है कि यूरोपीय यूनियन भारत के साथ नई डिफेंस डील भी करने वाला है। यानी यूरोप सिर्फ भारत की आर्थिक ताकत ही नहीं बल्कि सैन्य ताकत का भी लोहा मान रहा है। उधर ग्लोबल मंच से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि भारत के साथ बहुत अच्छी डील बहुत जल्द होने जा रही है। यही भारत की ताकत है बॉस, कि जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक कहते थे ये किसी की परवाह नहीं, अमेरिका अकेले काफी है, वो ट्रंप भी चाह रहे हैं कि भारत के साथ जल्द से जल्द अच्छी डील हो जाए। हालांकि ट्रंप चाह तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है उनको। ट्रंप यूएन को रिप्लेस कर देना चाहते हैं, अपना पीस ऑफ बोर्ड बना लिया और आज उसकी सेरेमनी भी कर दी। लेकिन इसमें भी ट्रंप ने अपना ही मजाक उड़वा लिया, क्योंकि जिस संस्था में भारत जैसा ताकतवर देश ना हो उस संस्था के आज की डेट में कोई मतलब नहीं है बॉस। अब बगल में बैठा कौन? भिखारी पाकिस्तान का शहबाज। ट्रंप ने अपने बोर्ड ऑफ पीस को लेकर बहुत कोशिशें की, नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी जिससे उनके बोर्ड ऑफ पीस को भारत की भी मान्यता मिले, भारत जैसा मजबूत प्लेयर वहां दिखे। लेकिन भारत ट्रंप के इस कार्यक्रम में गया ही नहीं। ट्रंप के साथ दिखे तो कुछ एक देश, वो पाकिस्तान जिसने ट्रंप की चापलूसी को अपनी जिंदगी मान रखा है। ट्रंप के मंच से आज पाकिस्तान की कैसे बेइज्जती हुई है यह भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन कैसे दुनिया में समीकरण बदल रहे हैं क्या? बॉस आप भारत का जलवा देखिए कि जिस यूरोप को ट्रंप हड़का रहे थे वो यूरोप खुल्लम खुल्ला कहने लगा कि वो टैरिफ की धमकियों से नहीं डरता क्योंकि भारत उसके साथ है, वो भारत के साथ डील कर लेगा। यानी आज की डेट में लोगों को भारत का सहारा लग रहा है उस विश्वास को पाने के लिए जिसके साथ वो ट्रंप से भिड़ सके, क्योंकि भारत ने रास्ता दिखाया कि वो बुली करने वालों के सामने घुटने नहीं टेकेगा। यहां लोग कहते रहे नरेंद्र सरेंडर, दुनिया देख रही है भाई कि इसी ने, भारत ने ही शुरुआत की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ना, हम अपने हित से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और आज यही बात लोगों को समझ में आ रही है। यूरोप ने भारत के साथ डील करने की बात क्या की? ट्रंप ने भाई ऐसा लग रहा है कि सुनते ही यूटर्न मारना शुरू कर दिया है। और दो बड़े यूटर्न ट्रंप ने आज लिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के जिन 8 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था, उस फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने यूटर्न मार दिया। 1 फरवरी से ये नए टैरिफ लागू होने थे, लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं करें। वो टैरिफ लगाने की अपनी धमकी वापस ले रहे हैं। ये पिछले 24 घंटे में ट्रंप का दूसरा बड़ा यूटर्न है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि वो ग्रीनलैंड हथियाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वही ट्रंप है जो ऐसी बातें कर रहे थे कि जैसे ग्रीनलैंड पे अब नहीं तो तब कब्जा कर लेंगे। लेकिन अब कह रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए गोली नहीं चलाएंगे। फिर कहे थे कि टैरिफ से सब कर दूंगा, अब टैरिफ भी लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रीनलैंड लेने के लिए ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बनाया था। इसी को लेकर यूरोप पर टैरिफ लगाने की बातें हुई थी। लेकिन अब ट्रंप ग्रीनलैंड के मामले में टैरिफ लगाने पर पलट गए। सवाल यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को ब्रह्मास्त्र मान रहे थे, अचानक टैरिफ लगाने से पीछे क्यों हट गए? इसका जवाब है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, ट्रंप प्लान बनाए बैठे थे कि यूरोप को टैरिफ से डराएंगे, ग्रीनलैंड मिल जाएगा। लेकिन इस धमकी के बीच यूरोप को भारत के साथ सबसे बड़ी डील का साथ मिल गया। वो डील जिसे यूरोप मदर ऑफ ऑल डील कह रहा है, जिसके भरोसे यूरोप ने ट्रंप के टैरिफ का कोई लोड नहीं लिया। भाई ट्रंप को भी ना समझ में आ रहा है कि रशिया से बन नहीं रही, चाइना से कभी बनी नहीं, रशिया चाइना भारत साथ आ रहे हैं। और अब आप पूरा यूरोपीय यूनियन जो है, जिसमें से कई नेटो के सदस्य देश हैं जो अमेरिका के साथ खड़े रहे, सब बम के हुए हैं कि क्या ही बोल रहा है ये आदमी। कोई गाली दे रहा है,
कोई गैंगस्टर बता रहा है और सब भारत से सटने को तैयार है, तो भाई अकेला न रह जाएगा। इन देशों को समझ में आ गया कि कैसे नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले बार को बेअसर किया। सबको हथियार मिल गया कि अरे भैया, अगर अपना बिजनेस सही है तो ट्रंप के टैरिफ का लोड नहीं है। टैरिफ से भारत को ज्यादा नुकसान नहीं होने दिया नरेंद्र मोदी ने। उल्टे पीएम मोदी एक एक करके भारत के लिए नए बाजार खोलते चले गए। यह सब देखकर यूरोप के देशों को भी समझ में आ रहा है कि अगर भारत की राह पर चलेंगे तो ट्रंप के टैरिफ वॉर से भिड़ा जा सकता है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ट्रंप के टैरिफ वाले नखरे उठाने पड़ेंगे। जब टैरिफ के डर को साइड कर यूरोप ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो ट्रंप को समझ में आने लगा कि अरे भैया, ये तो दांव उल्टा पड़ रहा है। तो उन्होंने भी धीरे से यू टर्न मार दिया, क्योंकि भाई साहब को बात पलटने में तो 1 सेकंड नहीं लगता। वो अपना कह दिए, पहले बोले हथियार यूज नहीं करेंगे, अब टैरिफ भी हटा रहे हैं। ट्रंप अब कह रहे हैं कि वो यूरोप से नई डील करेंगे, भारत के साथ अच्छी डील करेंगे। हर किसी से दुश्मनी लेने वाले ट्रंप की टोन अब धीरे धीरे बदलती लग रही है। दावोस जाकर डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। भारत से ट्रेड डील के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करता हूं, वो शानदार इंसान और मेरे अच्छे दोस्त हैं। हम लोग बहुत अच्छी डील करने वाले हैं बहुत जल्द। इधर ट्रंप भारत से डील की बात करने लगे। अभी कुछ दिन पहले तो धमका रहे थे कि ना इतना टैरिफ लगा दूंगा तो 500%, तो 200%, तो 1000, लाख, जितना परसेंट भाई का मन करे लगाने की बात कर देते हैं। लाख तो नहीं बोले, ऐसे बता रहा हूं। तो इधर ट्रंप भारत से डील की बातें करने लग गए हैं। उधर आज यूरोपीय देशों ने भारत से एक और बड़ी डील का ऐलान कर दिया। यूरोपीय देश सिर्फ भारत से ट्रेड डील ही नहीं बल्कि डिफेंस डील भी करने वाले। इस डील में क्या है, इस डील से कैसे भारत को फायदा होगा, यह सब बताऊंगा। अगले हफ्ते भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के पूरे चांस हैं। उसी के साथ ही भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप वाली डील भी साइन होगी। नए एग्रीमेंट के तहत समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला और साइबर डिफेंस में सहयोग बढ़ेगा। इससे समंदर में चीन की आक्रामक नीति को भी टक्कर दी जा सकेगी। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और यूरोप का एक मंच पर आना पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। काउंटर टेररिज्म सहयोग बढ़ने से आतंकी नेटवर्क पर वैश्विक दबाव बनेगा। यूरोप के साथ आने से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग और कमजोर होगी। भारत और यूरोप मिलकर टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और साइबर सिक्योरिटी में मजबूत पार्टनर बनेंगे और चीन के दबदबे को भी चुनौती देंगे। भारतीय डिफेंस कंपनीज को यूरोप में अपना प्लांट सेटअप करने में बड़ी छूट मिल सकती है। भारत की डिफेंस कंपनियां यूरोप की कंपनियों के साथ मिलकर प्रोडक्शन कर सकेगी। डिफेंस के क्षेत्र में तेजी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकेगा। यानी यूरोप के तौर पर भारत को एक मजबूत डिफेंस पार्टनर भी मिलने जा रहा है। नया बाजार तो मिल ही रहा है, नए ग्राहक तो मिल ही रहे हैं, साथ ही नया डिफेंस पार्टनर भी मिल रहा है। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और उसके स्वदेशी हथियारों का फायदा यूरोप भी उठा सकेगा। यूरोपीय देश भारत के साथ डील पर डील कर रहे हैं। कभी जर्मनी के चांसलर भारत आ रहे हैं, कभी पोलैंड, कभी स्पेन के नेता आ रहे हैं। आप देखिए यूरोपीय देश कैसे भारत को अहमियत दे रहे हैं। आज ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अलग अलग यूरोपीय देशों के राजदूतों से एक साथ मुलाकात की, और यह मुलाकात के बाद की तस्वीर है। आप देखिए एक साथ कितने देशों के राजनयिक भारत के विदेश मंत्री से बातचीत करने पहुंचे हुए। यह भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच होने वाली मेगा डील से पहले की तैयारियां हैं, और इस मुलाकात में दुनिया में मची उथल पुथल पर चर्चा हुई। कैसे भारत और यूरोप मिलकर दुनिया में आए आर्थिक संकट से निपट सकते हैं, कैसे सप्लाई चेन को ठीक कर सकते हैं, कैसे ट्रेड और सिक्योरिटी डील के जरिए ग्लोबल ऑर्डर को स्थिरता दे सकते हैं, इस सब पे बातचीत हुई। और यह जमावड़ा तब लगा है जब यूरोप के देश ट्रंप से भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, ट्रंप से दूर जा रहे हैं, ट्रंप को भाव नहीं दे रहे हैं। तो ट्रंप को भी दिखना रहा है बॉस कि सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ये चल क्या रहा है? अभी कल एक तस्वीर आई थी, ट्रंप जब वहां दावोस पहुंचे, अकेले बेचारे चले जा रहे हैं, कोई स्वागत के लिए भी नहीं खड़ा। आप देखिए भारत से डील करने के लिए यूरोप में कैसे मेगा तैयारियां हो रही। यूरोपियन यूनियन के नेता अपने साथ 90 मेंबर्स का बड़ा डेलीगेशन भारत ला रहे हैं। इसमें ईयू यानी यूरोपियन यूनियन की विदेश और सिक्योरिटी नीति की प्रमुख भी शामिल होंगे। ट्रेड कमिश्नर आएंगे, एनर्जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को संभालने वाले बड़े अधिकारी आएंगे। यूरोप से डील करने पर भारत को सेफ फंड्स का सपोर्ट मिल सकता है। यह ऐसा फंड होता है जो कम से कम समय में रक्षा जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक मदद करता है। सेफ फंड्स करीब 13.5 लाख करोड़ रुपए का है। यानी भर यूरोप में चल रहा है भाई कि चल चल भाई भारत चला जाए, कुछ बढ़िया डील करके आया जाए। अगले हफ्ते भारत में दुनिया के बड़े नेताओं और डिप्लोमेट्स का बड़ा मेला लगने वाला है। भारत में बड़ा ग्लोबल इवेंट होने वाला है जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी।
कुछ दिन पहले जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत आए। भारत का जलवा देखकर अब वो दावोस के मंच से भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत से डील को जरूरी बता रहे हैं। जर्मनी के चांसलर कह रहे हैं कि मैं एक सप्ताह पहले भारत में था और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि महाशक्तियों का युग हम सभी के लिए और उन सभी देशों के लिए एक अवसर प्रस्तुत करता है जो मनमानी शासन व्यवस्था के बजाय नियमों का समर्थन करते हैं और संरक्षणवाद और अलगाववाद की तुलना में मुक्त व्यापार में लाभ देखते हैं। यानी जर्मनी के चांसलर खुद मान रहे हैं कि यह वो वक्त है जब बड़े देशों को एक हो जाना चाहिए और ट्रंप की मनमानी नीतियों को तगड़ा जवाब देना चाहिए। आज की डेट में पीएम मोदी ने भारत को इतना ताकतवर बनाया है कि हर देश भारत के साथ जुड़ना चाहता है। ग्लोबल लेवल पर पीएम मोदी का डंका बज रहा है। आप देखिए, ब्रिटिश न्यूज एजेंसी द इकोनॉमिस्ट ने पीएम मोदी के लिए क्या छापा है। द इकोनॉमिस्ट ने हेडिंग दी है, द रिमार्केबल रिकवरी ऑफ नरेंद्र मोदी। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि 2024 के चुनाव में झटके खाने के बावजूद नरेंद्र मोदी अब पहले की तरह प्रभावशाली नजर आ रहे हैं। फिलहाल मोदी का दबदबा कायम है। उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ही अपनी विरासत को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका समझते हैं। अगर ऐसा है तो उनका तीसरा कार्यकाल देश को और भी तेज विकास पथ पर ले जाकर भारतीयों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। इधर पीएम मोदी का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है, उधर डोनाल्ड ट्रंप की फजीहत पर फजीहत हो रही है। पहले ट्रंप को ग्रीनलैंड पर यू टर्न लेना पड़ा, अब नई फजीहत ट्रंप ने अपने पीस ऑफ बोर्ड को लेकर करवा ली। ट्रंप ने दावोस में गाजा से जुड़े बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक बुलाई। ट्रंप ने कई देशों के नेताओं को एक मंच पर जुटाया और शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन ट्रंप वहां फंस गए। शक्ति प्रदर्शन के चक्कर में उनकी डिप्लोमेटिक शक्ति की पोल खुल गई, क्योंकि ट्रंप की अध्यक्षता वाले बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में बड़े बड़े देश पहुंचे ही नहीं बॉस। अब पहुंचा तो पहुंचा कौन? पाकिस्तान जैसा भिखारी देश जिसे कोई पूछता नहीं। आप देखिए, दावोस में जब ट्रंप गाजा पीस बोर्ड की बैठक में पहुंचे तो वहां कई देशों के नेता मौजूद रहे। उसमें पाकिस्तान का शहबाज शरीफ भी था, जो दूसरी लाइन में पीछे खड़ा कर दिया गया था और ताली बजा रहा दिख रहा था। यानी ट्रंप ने कुछ देशों के नेताओं को बुलाकर अपनी शानदार स्वागत का मुजाहरा पेश करने का प्रयास किया। सब बैठ के ताली वाले बजाने लगे, हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बड़े बड़े देश पहुंचे ही नहीं थे। जब यह भयंकर बेइज्जती हो गई तो फिर शहबाज शरीफ ने इसे कवर करने के लिए ट्रंप के बगल वाली कुर्सी लपक ली और ट्रंप के साथ बातचीत करने लगे कि भाई ऐसा लगे कि भाई मैं तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ट्रंप ने लोड ही नहीं लिया। शहबाज शरीफ ने ऐसा दिखाने का प्रयास किया जैसे मतलब ट्रंप और वो कितने करीबी दोस्त, कान में कुछ कह रहे हैं। ट्रंप ने कहा ठीक है बैठो ना। शहबाज शरीफ ट्रंप के कान में कुछ बोलते दिखे। अब लोग इस पर भी मजे ले रहे हैं कि जरूर ट्रंप से भीख मांग रहे हो। ट्रंप के बुलावे पर शहबाज शरीफ दावोस पहुंच गए, गाजा बोर्ड में शामिल होने के लिए साइन कर दिए। लेकिन शहबाज शरीफ भी जानते हैं कि ट्रंप के बोर्ड में शामिल होने का मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर बवाल मच जाना, और शायद इसलिए जब शहबाज शरीफ ट्रंप के बगल में बैठकर साइन कर रहे थे तो वो हड़बड़ाने लगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज में तनाव साफ साफ दिख रहा था। लेकिन ट्रंप को नाराज करके भी शहबाज शरीफ कहां बच पाते। आप देखिए, दावोस में शहबाज ने ट्रंप की चापलूसी में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस के लिए साइन कर रहे थे तो शहबाज शरीफ उनके पीछे जाकर खड़े हो गए और ऐसा दिखाने लगे कि वही ट्रंप के राइट हैंड टाइप है। लेकिन भाई दिखते ही ऐसे है जैसे मतलब क्या बोलूं, अब मैं थोड़ी जान दीजिए। कमाल की बात यह है कि दावोस में जहां दुनिया का बड़ा आर्थिक मेला लगा हुआ है, वहां शहबाज शरीफ मुनीर को भी अपने साथ ले आए। सवाल उठेगा कि फील्ड मार्शल, सेना का आदमी वहां क्या कर रहा है, लेकिन मुनीर को ट्रंप की चापलूसी भी तो करनी है, तो दोनों पहुंच गए भाई। एक और तस्वीर देखिए, इसमें पाकिस्तान के पीएम डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान सामने किसी की तरफ इशारा करते हैं। लोग कह रहे हैं कि जरूर शहबाज शरीफ ट्रंप को सामने बैठे मुनीर के बारे में बता रहे हो कि देखो वो जो आपका वो बहुत चापलूसी करता है, वो मुनीर भी साथ में आया हुआ है। वो देख के खुश हो गया ट्रंप। सोचिए, जो देश कर्जे के दम पे चल रहा है, उसके पीएम, मंत्री, सेना प्रमुख सब दावोस गए हैं। इस पर भी पाकिस्तानी मीडिया में मजाक उड़ रहा है कि खाने को रोटी नहीं है, तुम दावोस में डील क्या करोगे। ये प्लेन भर भर के दावोस जा रहे हैं, कौन बात के लिए। देखिए, दावोस जाने से सिर्फ पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं हो रही, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की भी फजीहत हो रही है, क्योंकि जिस मंच पर पाकिस्तान जैसे देश होंगे उस मंच को सीरियसली लेगा कौन। ट्रंप ने इतनी मुश्किल से कुछ देशों के नेताओं को जुटाया, लेकिन वहां पाकिस्तान की मौजूदगी ने सब गुड़ गोबर कर दिया।
ऊपर से ट्रंप ने जिन देशों को बुलाया उसमें दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले बड़े बड़े देश थे ही नहीं। जो डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में अपना सिक्का चलाना चाहते हैं उनके मंच पर कुछ ही देशों के नेता दिखे। और कौन कौन से देश के नेता वहां पर मौजूद रहे? भाई पाकिस्तान पहुंचा हुआ था, बहरीन, अर्जेंटीना, अर्मीनिया, अजरबैजान, मोरक्को, बुल्गारिया, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, पैराग्वे, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, उज्बेकिस्तान और मंगोलिया। ट्रंप की इतनी हनक होती तो एक बार में दुनिया के ज्यादातर देश लाइन में लग गए होते। लेकिन ट्रंप को भी रियलिटी चेक हो गया कि दुनिया हनक और सनक से नहीं चलती बॉस, एक दूसरे को इज्जत देने से चलती है। ट्रंप ने करीब 19 देशों को जुटा लिया, लेकिन जो देश अमेरिका के करीबी हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, वो ट्रंप के साथ आई नहीं। तो वहां भीड़ तो थी, लेकिन भीड़ में पावर जो दिखनी चाहिए वो नहीं थी। आप देखिए ट्रंप के मंच से कौन कौन से बड़े देश के नेता नहीं गए। आप देखिए वहां पे कौन कौन नहीं गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादा सुर्खी बटोर रहा है कि भाई वहां तो ये लोग गए नहीं। कौन कौन नहीं गया ट्रंप के कार्यक्रम में? आप जरा इसकी लिस्ट देखिए। भाई पहले तो सबसे पहली बात, भारत ही नहीं गया, जिसके साथ होने का मतलब है कि भाई आपकी कुछ अहमियत बढ़ जाती है। फ्रांस नहीं पहुंचा। एक और बड़ा देश यूके नहीं पहुंचा। जापान नहीं पहुंचा वहां पे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचा वहां पर। और सबको निमंत्रण गया हुआ था कि भाई आप भी आइए, कोई गया ही नहीं इनमें से। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, चीन भी नहीं गया, रूस भी नहीं गया। तो 3 बड़े प्लेयर, चीन, रूस, भारत, ये तीनों तो गए ही नहीं। तो क्या ही किए? तो वही पाकिस्तान को बैठा के रखे हो। यानी दुनिया में जो बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकतें हैं वो ट्रंप के साथ नहीं खड़ी थी। ट्रंप युद्ध से तबाह हुए गाजा के पुनर्निर्माण की प्लानिंग के लिए टीम तो बना रहे हैं, लेकिन जब तक ये बड़े बड़े देश ट्रंप के साथ खड़े नहीं होंगे तब तक ट्रंप की अधूरी है टीम। भाई ये वैसे है जैसे आईसीसी कोई टूर्नामेंट करा रहा है और उस टूर्नामेंट में हो कि ना इंडिया खेलेगा, ना साउथ अफ्रीका खेलेगा, ना ऑस्ट्रेलिया खेलेगा। खेल कौन रहा है? तो भाई स्कॉटलैंड खेल रहा है, ट्रिनिडाद टोबैगो खेल रहे हैं, यही सब खेल रहे हैं। तो उससे नहीं ना होगा, टूर्नामेंट नहीं चलेगा। वही ट्रंप के साथ हो रहा है। लेकिन अपनी फजीहत को छिपाने के लिए ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनके बोर्ड में शामिल होने के लिए तो दुनिया मरी जा रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि कुछ तो ऐसे देश भी शामिल हुए हैं जिनको पूछा तक नहीं था। अब लोग कह रहे हैं कि कहीं ट्रंप का इशारा पाकिस्तान की तरफ तो नहीं था। सुनिए एक बार। Well, we're going to have a lot. We have a lot of great people that want to join. It's going to be the most prestigious board ever formed. The president is a member. We have the major countries, and some need parliamentary approval, but for the most part, everybody wants to be on. I have a little bit of the opposite problem. People want to be on, and we didn't ask them. They want to get on. हो सकता है कुछ देश बाद में जुड़ें, लेकिन अभी बहुत सारे देशों ने मैसेज देने के लिए भी दूरी बना के रखी, ताकि ट्रंप को भी पता चले कि ऐसा नहीं कि दुनिया जो है उनको बॉस माने बैठी। इधर ट्रंप दावोस में गाजा पर बड़ी बैठक कर रहे थे, उधर रूस के राष्ट्रपति ने ट्रंप के साथ खेल कर दिया। रूस के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की, यानी गाजा को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनको ठीक उसी वक्त पुतिन ने मिलने बुला लिया जब ट्रंप दावोस में गाजा पीस बोर्ड की फाइलों को साइन कर रहे थे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने दावा किया था कि उनके बोर्ड में पुतिन ने भी शामिल होने की हामी बढ़ दी है, लेकिन पुतिन ने इस पर यह कहकर मजाक बना दिया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो फिलिस्तीन के लिए $1 बिलियन देने को भी तैयार है, लेकिन पहले जो रूस के फंड फ्रीज किए गए उसे तो छोड़ दो, उसी से मदद कर दूंगा। पुतिन कह रहे हैं कि जो पैसे आपने चुरा लिए हैं वो फिलिस्तीन के काम आ जाएंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए मामला धीरे धीरे बिगड़ता ही जा रहा है। अभी वहां की कोर्ट का फैसला आना है टैरिफ पे, वो तो बचा ही हुआ है, 2 बार से फैसला टल रहा है। फैसला टलने का मतलब ही यही माना जा रहा है कि ट्रंप के खिलाफ फैसला, नहीं तो टलता क्यों, आ ही जाता। मिड टर्म पोल होने वहां पर भाई बहुत संकट में है, तनाव में, क्रीम लगा लगा के झुर्रियां छुपा रहे होंगे, नहीं तो जितना तनाव है भाई के चेहरा लटक जाना चाहिए। खैर ये सब तो चलता रहेगा। पाठशाला में अगली क्लास जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं मोदी के नए भारत से भिड़ने चले पाकिस्तान और बांग्लादेश को डबल झटका। ऐसा क्या हुआ कि सारी दुनिया हंस रही? भिखारी पाकिस्तान ने पंप किया, कट्टर यूनिस ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार ली? एक झटके में करोड़ों का नुकसान कैसे हो गया, अब आपको दिखाता हूं। नए भारत की ताकत तो पूरी दुनिया के सामने दिख रही।
भारत के साथ जुड़ने, भारत के साथ कारोबार करने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। और ये सब देखकर भारत के दुश्मनों को आग लगनी तय। पाकिस्तान तो पहले ही जला भुना बैठा है। हिंदू विरोधी बांग्लादेश को भी भिखारी पाकिस्तान ने पंप कर दिया कि तू भी लड़ भाई, तू भी लड़, मैं तेरे साथ हूं। बांग्लादेश को समझ ही में नहीं आया कि पाकिस्तान का साथ होना कोई मतलब नहीं रखता। बांग्लादेश भी अब भारत के विरोध में ऐसे ऐसे फैसले करने लग गया जो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आप देखिए, मुनीर एंड कंपनी के भड़काने से बांग्लादेश का कितना बड़ा नुकसान हो गया। बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया। पाकिस्तान के भड़काने पर बांग्लादेश ने यह फैसला तो ले लिया, लेकिन इससे नुकसान किसका हुआ? आप ये देखिए भाई, बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ियों का नुकसान हुआ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू का नुकसान हुआ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की छवि को नुकसान हुआ, बांग्लादेश के नुकसान का फायदा स्कॉटलैंड को मिला। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप पर भी इसका कोई असर नहीं हुआ। तो इतना किस बात का नवाबी झाड़े भाई कि तुम चले गए, किसी को फर्क ही नहीं पड़ा तुम्हारे अलावा? तुम्हारा नुकसान हुआ, आईसीसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान ने बांग्लादेश को झाड़ पे चढ़ा दिया कि भाई तुम अड़े रहो, हम साथ में। पाकिस्तान ने भरोसा दिया था कि आईसीसी जरूर बांग्लादेश की बात मानेगा, लेकिन हो गया उल्टा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को किस तरह से भारत के खिलाफ भड़काया वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप भारत में न खेलने को लेकर क्या फैसला लिया है। बांग्लादेश ने आईसीसी से अपील की थी कि मेरे मैच जो है ना वो भारत से श्रीलंका शिफ्ट करो, मैं भारत में नहीं खेलूंगा। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इस मांग को ठुकराकर उसकी औकात बता दी। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज वर्ल्ड कप नहीं खेलने का फैसला कर लिया। बीसीबी ने कहा कि हमारा फैसला बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है, हमें आईसीसी से न्याय नहीं मिला। हालांकि हमें उम्मीद है कि आईसीसी हमारे साथ न्याय करेगा। भारत में सुरक्षा की स्थिति अब भी वैसी ही है। यहां बड़े बड़े यूरोपीय यूनियन के नेता आने वाले हैं 26 तारीख को। बड़े बड़े देश के लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आके कॉन्सर्ट करके चले जा रहे हैं। अभी न्यूजीलैंड की टीम खेल के चली जा रही है। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं बांग्लादेश की। ये माने बैठे कि हम इंडिया जाएंगे तो हमको जो है ना दिक्कत हो जाएगी। बांग्लादेश ने भारत में सुरक्षा का बहाना बनाया, जबकि यह वही बांग्लादेश है जहां सरेआम हिंदुओं की हत्या हो रही है। सुरक्षा की चिंता तो तुम्हारे यहां लोगों को है कि वहां हिंदू सेफ नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में नहीं खेलने का फैसला कर लिया, लेकिन अगर इससे किसी का नुकसान हुआ तो वो बांग्लादेश क्रिकेट खिलाड़ियों का ही हुआ, जबकि इसका फायदा स्कॉटलैंड की टीम को मिल सकता है। बांग्लादेश के नहीं खेलने पर स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप में एंट्री मिल सकती है। स्कॉटलैंड की टीम इस समय आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में 14वें नंबर पर है। बांग्लादेश के बाहर होने पर उसकी जगह स्कॉटलैंड ही दावेदार है। स्कॉटलैंड बोर्ड ने कहा है कि अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला है। अगर आईसीसी की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप खेलने का ऑफर मिलता है तो स्कॉटलैंड को मंजूर है। इससे पहले 2009 में इंग्लैंड में हुए टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे को रिप्लेस किया था। अब आपको यह भी बताता हूं कि बांग्लादेश दरअसल भारत में खेलना चाहता क्यों नहीं था। बांग्लादेश में पिछले काफी समय से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। दिन दहाड़े हिंदुओं की हत्या हो रही है। बांग्लादेश में हिंदू बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। भारत में भी इस मुद्दे पर बांग्लादेश का काफी विरोध हो रहा है। सरकार भी बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश की यूनिट सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल रही। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल नीलामी में केकेआर ने खरीद लिया, जिसके बाद मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने की मांग होने लगी। बीसीसीआई ने केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहा। इससे बांग्लादेश की सरकार ने बांग्लादेश में आईपीएल बैन कर दिया। 4 जनवरी को बीसीबी ने भारत से अपने मैच शिफ्ट करने को कह दिया। यानी बांग्लादेश की सरकार अपने देश में हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही। और जब इसके विरोध में एक खिलाड़ी को आईपीएल से बाहर किया गया तो बांग्लादेश ने भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलने का ऐलान कर दिया। तो मत खेलो, हम मरे जा रहे हैं क्या तुम्हारे साथ खेलने के लिए? तुम नहीं खेलोगे तो टूर्नामेंट नहीं होगा क्या? कई लोग तो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि अच्छा हुआ बांग्लादेश नहीं खेल रहा है। झूठे जीतते तो है नहीं, गाली गलौज ज्यादा करते, माहौल खराब करते। आप ये भी देखिए कि बांग्लादेश ने ये जो कांड किया वो किसके भड़काने पे किया। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम कोई तोप तो है नहीं, ना ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बहुत ताकतवर है। ऐसे में पाकिस्तान को मौका दिखा, उसने बांग्लादेश को भड़का दिया कि भारत में होने वाले वर्ल्ड कप को डेंट करो। और इसके लिए पाकिस्तान ने क्या किया? आईसीसी के फैसले से ठीक पहले पीसीबी ने बीसीबी को चिट्ठी लिख दी, जिसमें कहा कि वो बांग्लादेश की डिमांड से सहमत है। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भारत में सुरक्षा नहीं मिल सकती। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भरोसा दिया कि वो उसके साथ है, अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो वो भी बायकॉट कर देगा। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी भी रोक दी थी। पाकिस्तान ने बीसीबी को आईसीसी में वोटिंग कराने को भी कहा था। आईसीसी में वोटिंग हुई, बांग्लादेश की मांग 12-2 से ठुकरा दी गई। पाकिस्तान के अलावा कोई खड़ा ही नहीं हुआ साथ।
यानी बांग्लादेश वो सब करता गया जो पाकिस्तान कहता गया। अब बांग्लादेश पीछे पलट के देख रहा था तो पाकिस्तान है ये नहीं है। बांग्लादेश कह रहा है कि उसे आईसीसी से भी अभी भी चमत्कार की उम्मीद है। बांग्लादेश के खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, खेलना चाहते तो आके खेलो भाई। वहीं अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान नहीं आया। बांग्लादेश को चमत्कार के भरोसे छोड़कर पाकिस्तान नीचे से पीछे से कट लिया। पाकिस्तान की बातों में आकर बांग्लादेश ने भारत में सुरक्षा का मुद्दा तो उठा दिया, जबकि पाकिस्तान वो देश है जहां विदेशी क्रिकेट टीम पर खुलेआम हमले हो जाते हैं। अभी पिछले ही साल नवंबर में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में धमाका हुआ था और उस समय श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के दौरे पे थी। धमाके के बाद श्रीलंका की टीम के कई खिलाड़ी डर के मारे अपने घर वापस आ गए थे और वो पाकिस्तान पंप कर रहा है बांग्लादेश को कि भारत मत जाओ, सेफ नहीं हो तुम लोग। श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर ही साल 2009 में पाकिस्तान में आतंकी हमला हो चुका है। श्रीलंकाई खिलाड़ियों को टीम बस पर आतंकियों ने गोलियों की बौछार कर दी थी और ऐसी हालत हो गई थी कि हेलीकॉप्टर से उनको रेस्क्यू करना पड़ा। ऐसे पाकिस्तान पर बांग्लादेश ने भरोसा करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलने से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों का नुकसान होगा। भाई बांग्लादेश को 5 करोड़ की पार्टिसिपेशन फीस का नुकसान होगा, वर्ल्ड कप खेलने पर मिलने वाले बोनस और प्राइज मनी का नुकसान होगा और सैकड़ों करोड़ के ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। स्पॉन्सर्स के पैसे डूबे तो बीसीबी को करोड़ों का हर्जाना देना पड़ सकता है। वर्ल्ड कप नहीं खेलने पर बांग्लादेश टीम को रैंकिंग का नुकसान होगा, जिसकी वजह से आने वाले ओलंपिक और वर्ल्ड कप में एंट्री का संकट बांग्लादेश को छोटे देशों के साथ क्वालिफायर खेलना पड़ सकता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ आईसीसी का एग्रीमेंट 2027 तक है और यह एग्रीमेंट करीब 180 करोड़ रुपए के रेवेन्यू शेयर का है। बांग्लादेश को इस रेवेन्यू का भी नुकसान हो सकता है। आईसीसी इवेंट के लिए हामी भरने के बाद नहीं खेलने पर फाइन अलग लग सकता है। इससे बीसीबी की क्रेडिबिलिटी को भी झटका लग सकता है, जिससे बांग्लादेश का लोकल और इंटरनेशनल क्रिकेट चरमरा सकता है। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भारत में आईपीएल में भी मौका नहीं मिलेगा। भारत के साथ क्रिकेट सीरीज पर भी संकट खड़ा हो सकता है। यानी अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फिर वही 1990 के दशक में चला जाए, जब वो अपने क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने के लिए भारत के सहारे का इंतजार किया करता था। आप ये भी देखिए कि बांग्लादेश में क्रिकेट को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान भारत का है। भाई देखिए, कंपैरिजन करो किसी से तो बराबरी वाले से करोगे ना। बांग्लादेश को लगा कि भारत ने कहा कि नहीं हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, दुबई में खिला लो, कहीं खिला लो, और भारत की बात मान ली गई तो हमारी भी बात। अरे भाई तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम भारत नहीं हो। आईसीसी सबसे ज्यादा रेवेन्यू भारत से कमाता है भाई, कहां हमारे से कंपैरिजन कर रहे हैं। बांग्लादेश को टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा दिलाने में भारत की बड़ी भूमिका है भाई। बीसीसीआई ने बांग्लादेश की आईसीसी में फुल मेंबरशिप के लिए लॉबिंग की थी। 1999 वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश को टेस्ट दर्जा देने की राह बनाई। बांग्लादेश को साल 2000 में टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा मिला था। उस समय आईसीसी अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने इसको लेकर बड़ी भूमिका निभाई। जगमोहन डालमिया ने एशियन क्रिकेट बोर्ड का समर्थन जुटाया। आईसीसी में बांग्लादेश के लिए निर्विरोध वोटिंग कराई गई। टेस्ट दर्जा मिलने के बाद बांग्लादेश ने पहला टेस्ट भारत से खेला। डालमिया ने ही 1998 में बांग्लादेश को आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट का होस्ट बनाया। इससे बांग्लादेश को बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म और अनुभव मिला। तो बांग्लादेश आज सब भूल गया कि तुम्हारी आज की डेट की जो हैसियत है थोड़ी बहुत, वो भी भारत की वजह से। लेकिन क्या ही कीजिएगा ऐसे देश के जो ये भूल गया कि वो बना ही भारत की वजह से है। वो क्रिकेट का एहसान भारत का भूल गया, वो कौन सी बड़ी बात है। आज वही बांग्लादेश भारत की मदद और एहसानों को भूलकर पाकिस्तान का पिछलग्गू बना घूम रहा है। क्यों? क्योंकि कट्टरपंथी हावी हैं, यूनुस को वही दिखता है। और नुकसान किसका करा रहे हो? अपना करा रहे हो। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भड़का के भारी नुकसान करवा दिया। पाकिस्तान ने भारत में ग्लोबल इवेंट प्रभावित करने की कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान को इसमें भी मुंह की खानी पड़ी, जिसके बाद अब पाकिस्तान प्रोमो वीडियो के जरिए भारत का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली है। इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रोमो वीडियो बनाया है। इस प्रोमो वीडियो में पाकिस्तान ने भारत पर तंज कसा है। भारत के खिलाड़ियों ने एशिया कप मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। पाकिस्तान ने इसी का मजाक बनाने की कैसे कोशिश की, एक बार देखिए जरा। जिस भिखारी पाकिस्तान का दुनिया में मजाक उड़ता है, वो ये प्रोमो बना के बहुत खुश है। हमने भारत का मजाक बना दिया। पाकिस्तान अब इसी तरह से अपनी भड़ास निकाल सकता है। भारत के खिलाफ वीडियो प्रोमो बना, यही सब कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है भारत से पिटने का। और जब भी इतिहास की बात आती है तो पाकिस्तान को मिर्ची लग जाती है।
अब बॉर्डर 2 फिल्म की बात ले लीजिए, जो कल रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का बैकग्राउंड 1971 की लड़ाई का है, जब भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे दो। पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा था। बॉर्डर 2 फिल्म से भी पाकिस्तानी हैरान परेशान। पाकिस्तानियों को कुछ काम नहीं है, दिन भर इधर झांकते रहते हैं भारत में क्या हो रहा है। अरे अपना काम करो ना यार, मत देखो बॉर्डर 2। बॉर्डर 2 फिल्म में पाकिस्तान की पिटाई दिखाई गई, ट्रेलर में तो यही दिख रहा है। बॉर्डर 2 फिल्म का भयंकर क्रेज भी दिख रहा है, हर किसी को फिल्म की रिलीज का इंतजार है। अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान भी बॉर्डर 2 फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। राशिद खान ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो सड़क किनारे भुट्टा भूनते दिख रहे हैं और बैकग्राउंड में बॉर्डर फिल्म का गाना संदेशे आते हैं बज रहा है। राशिद खान ने लिखा कि बॉर्डर 2 फिल्म तो जरूर देखेंगे। इससे भी पाकिस्तान के पेट में दर्द शुरू हो गया कि भाई ये तो हो रहा है ऐसा कांड, लेकिन ये सब तो चलता रहेगा, पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला। पाठशाला में हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। खुद को शंकराचार्य बताने वाले अविमुक्तेश्वरानंद को योगी का नोटिस पे नोटिस, कैसे गजब बवाल मच गया। मोदी योगी को घेरने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद किसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और बाबा बागेश्वर को भी नहीं छोड़ा क्या? अब इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, पिछले कई दिनों से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही। यूपी में 2027 में चुनाव भी हैं। ऐसे में अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर चल रहे विवाद को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। संयोग कहिए, प्रयोग कहिए, जो कहिए, जो लोग एक वक्त में अविमुक्तेश्वरानंद पर लाठी भंजवा दिए थे, वो आज एकदम बाप रे बाप, उनका दिल रो रहा है कि कैसे इनका सो कॉल्ड अपमान हो गया। जिन लोगों को मोदी योगी चुभते हैं, जिन लोगों को सनातन की बात से आग लग जाती है, वो लोग भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के विवाद को लगातार हवा दे रहे हैं। आज आपको दिखाता हूं कि खुद को शंकराचार्य बताने वाले अविमुक्तेश्वरानंद पर कैसे पॉलिटिक्स का घमासान मच गया है। स्नान को लेकर हुए विवाद में एक तरफ अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठे हैं, दूसरी तरफ योगी सरकार भी नोटिस पर नोटिस ठोके जा रही है। जबरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है। क्या अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो शंकराचार्य हैं भी या नहीं? और इसमें बागेश्वर बाबा की एंट्री कैसे हो गई है? किसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं वो? कहां जा रहा है मामला? सब दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। तुम किसके बेटे हो? तुम कौन हो? कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान के दिन जो विवाद हुआ था, उस विवाद को भड़काने वाले पूरी ताकत से लगे हुए हैं। क्योंकि एक तरफ अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठ गए हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन ने उनके समर्थन में मोर्चा खोला हुआ है। इंडी वालों को लग रहा था कि वो इसे ही मोदी योगी के खिलाफ हथियार बना लें, लेकिन आप देखिए कि आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनशन का चौथा दिन है। प्रशासन ने उनको दूसरा नोटिस भेज दिया। भाई दो हो गए। अब मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बग्गी घुसाने को लेकर सवाल पूछे गए। यह भी पूछ लिया गया है कि क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए, हमेशा। अगर 24 घंटे के भीतर जवाब नहीं मिला तो उनकी संस्था को माघ मेले में दी गई जमीन और सुविधाएं भी वापस लेने की बात कह दी है योगी सरकार ने। यानी योगी सरकार भी फुल जो है ना, एकदम कानून के हिसाब से चल रही। दूसरे नोटिस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर मेले की व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन उन्होंने पुल का बैरियर तोड़ा, बिना परमिशन के पालकी के साथ संगम जाने की कोशिश की, जिससे भगदड़ का खतरा पैदा हो गया और श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। नोटिस में यह भी पूछा गया है कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद नाम के साथ शंकराचार्य कौन बात का लगा रहे हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि सही जवाब नहीं मिलने पर आगे का फैसला लिया जाएगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की टीम का आरोप है कि कल शाम 7 बजे यह नोटिस शिविर के पीछे चिपकाया गया और इसमें 18 जनवरी की डेट लिखी थी। उन्होंने इस नोटिस के लिए 3 पन्नों का जवाब भी भेजने का दावा किया और प्रशासन पर ही व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगा दिया। जबकि आप देखिए कि जब 18 जनवरी को इस विवाद की शुरुआत हुई थी, उस दिन अविमुक्तेश्वरानंद अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पालकी पर सवार होकर संगम स्नान के लिए निकले हुए थे। संगम नोज पर संकरा रास्ता है,
मौनी अमावस्या पर उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ का हवाला देते हुए प्रशासन ने उनसे संगम की तरफ पालकी में नहीं जाने के लिए कहा। बस ये सब जिस जगह हुआ वहां से संगम की दूरी मात्र 50 मीटर थी। 50 मीटर नहीं चले पैदल और उसके बाद अनशन कर रहे हैं कि मुझे रोक कैसे दिया। सुनिए पुलिस कैसे काफी देर तक उस दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से अपील करती रही, रिक्वेस्ट करती रही। यानी पुलिस प्रशासन बकायदा रिक्वेस्ट करता रहा कि भाई किसी को नहीं जाने दिया पालकी पे, आपको भी नहीं जाने देंगे। लोग मर जाएंगे तो जिम्मेदारी लेंगे अविमुक्तेश्वरानंद, उनके लोग लेंगे जिम्मेदारी। अगर कोई मर जाता वहां पे तो भगदड़ मच जाती तो तब तो और सवाल उठा देते कि बाप रे बाप कुछ कर नहीं पाए ये लोग ढंग से। आरोप है कि प्रशासन की अपील का अनसुना कर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पालकी में बैठकर संगम तक जाने पर अड़े रहे और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इशारे पर उनके साथ चल रही भीड़ ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। सवाल माघ मेले में स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की सुरक्षा का है, इसलिए योगी सरकार भी इस मुद्दे पर झुकने के मूड में नहीं है। बॉस सीएम योगी अड़ गए कि कैसे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा जी श्रद्धालुओं के इसके साथ, सुरक्षा के साथ। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने सन्यासी धर्म और राष्ट्र धर्म की याद दिलाते हुए अपने अंदाज में क्लियर कट मैसेज दे दिया। नाम नहीं लिए लेकिन मैसेज दे दिए कि काल नेमियों से सावधान रहने की जरूरत है जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है। पिछले 4 दिनों से पूरे मामले पर शांत रहे सीएम योगी का यह बयान तब आया जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उन पर डायरेक्ट अटैक किया और उनके हिंदू होने पर ही सवाल उठा दिए। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अब हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनसे कह दिया गया कि नियम फॉलो कर लीजिए। ये वही अविमुक्तेश्वरानंद हैं जिन पर कभी यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान लाठियां चली थी। उनकी हालत देखिए क्या कर दी गई थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब हिंदू हैं नहीं है अखिलेश यादव बाकी लोग उसका सर्टिफिकेट नहीं बांटे थे। देखिए क्या हाल किया था पुलिस ने। आज पुलिस जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है तो आग बबूला हो रहे हैं। उस वक्त तो लाठी पड़ गई थी, देखिए कैसे लाठी बांध के हटा दिया गया था। आज उसी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इनके कथित अपमान के बहाने बीजेपी को घेर रहे हैं। पहले अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात की, उस दौरान भी मोदी योगी पर ही चर्चा की गई और अब अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने के लिए प्रयागराज भेज दिया। आज समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में पोस्टर लगाए जा चुके हैं। अखिलेश यादव ही नहीं, इंडी में उनकी सहयोगी और 2027 में यूपी को लेकर उम्मीदें देख रही कांग्रेस भी अविमुक्तेश्वरानंद के बहाने मोदी योगी को घेरने में जुट गई। सुनिए कैसे अखिलेश यादव और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय इस पूरे मामले में पूरा हवा दिए हुए हैं पॉलिटिक्स को। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी ने पंगा ले लिया है शंकराचार्य की पीठ से। निश्चित तौर से अब योगी आदित्यनाथ को बहुत भारी पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सनातन का अपमान किया, सन्यासियों का अपमान किया है। इस देश में अब लोगों को चिंता हो रही है भाई हिंदुओं की, हिंदू साधु संतों की, जबकि ये वही पार्टी है जिसके नेता जो हैं वो कहते थे कि रामचरितमानस जला देना चाहिए। ये लोग उस गठबंधन का हिस्सा है, इंडी गठबंधन के, जिसके नेता दक्षिण भारत में कहते हैं कि भाई सनातन जो है उसको एक तरीके से गाली देते हैं, तब इन लोगों की आवाज नहीं निकलती।
अभी मुक्तेश्वरानंद के विवाद को अखिलेश और कांग्रेस सियासी हथियार बना रहे हैं। और जब इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है तो फिर अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि खुद को शंकराचार्य लीक कैसे रहे हैं, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद जिस ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य खुद को कहते हैं उस पदवी को लेकर सालों पुराना विवाद है। इसकी शुरुआत हुई साल 1953 में ज्योतिर्मठ पीठ के तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के निधन से। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के निधन के बाद एक ऐसी वसीयत सामने आई जिसमें 4 नाम थे और सबसे ऊपर स्वामी शांतानंद सरस्वती का नाम था। यहीं से शंकराचार्य को लेकर विवाद शुरू हुआ और बाकी 3 पीठों पुरी, द्वारिका और श्रृंगेरी के शंकराचार्यों ने इस वसीयत को ही फर्जी बता दिया। यहां तक कि स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती को जहर देने का भी आरोप लगा। लेकिन भाई ये सब चीजें होती चली गई, मामला कोर्ट में गया, बढ़ता चला गया, सारी चीजें करते कराते जो है ये मामला यहां तक पहुंचा है। तो अब इस पूरे मामले में अब सवाल ये उठ रहा है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य की जो उपाधि वो अपने साथ लगाते हैं वो अभी कोर्ट से नहीं मिली है। कोर्ट ने अभी कह रखा है कि भाई अभी नहीं दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मामला चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.